हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चित्रा की पांचों बहुएं ममता, सुमिता, संगीता, विधि और रेखा हाथों में गहने के बॉक्स लिए हुए पूरे जोश में चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही थी। तभी चित्रा कहती है, अरे अरे बस करो, और कितना झगड़ोगे तुम? बोल बोल कर सिर में दर्द कर दिया तुम सबने मेरे। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि हम आपको आपकी शॉपिंग की हुई ज्वेलरी वापस लौटा दे, तो आप भी हमें पैसे दो शॉपिंग के लिए। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं। हम सब तंग हो गए हैं आपकी शॉपिंग और बेकार के खर्चों से। यह हम घर पर एक बार बनी सब्जी को 2 बार रोटी में लगाकर खा रहे हैं, और वहीं आप रोज रोज बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं। माँ जी, हम इस घर की बहुएं हैं, इस घर की नौकरानियाँ नहीं। हमारी भी जरूरतें होती हैं जिनके लिए हमें पैसे चाहिए। माँ जी, हम सब आपको कह रहे हैं कि आप पैसों को हिसाब से इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो जिस दिन आपको पैसे चाहिए हो उस दिन आपके पास एक फूटी कौड़ी भी ना हो। पांचों की पांचों अपना मुंह बंद कर लो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सास मैं हूँ तुम सबकी, न कि तुम सब मेरी। जाओ जाकर अपना अपना काम करो, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर चित्रा अपनी बहुओं के हाथ से गहने के डब्बे ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। चित्रा एक बहुत ही खर्चीली किस्म की महिला थी। उसे आए दिन शॉपिंग, बाहर का खाना, गहने खरीदने का बहुत शौक था। चित्रा के पांचों बेटे जो भी कमाते थे, सब का सब अपनी बीवियों को ना देकर अपनी माँ को दिया करते थे, जिसके चलते पांचों बहुएं आपस में लड़ती रहती थी। ऐसे ही एक दिन ममता एक बहुत सुंदर नई साड़ी पहनकर आती है, जिसे देखकर बाकी की 4 बहुएं गुस्से से लाल पीली हो जाती है। और सुमिता कहती है, क्या बात है, कहाँ से आ गए पैसे नई साड़ी लेने के लिए? हमें तो साड़ी लिए क्या, मार्केट गए हुए भी जमाना हो गया। फिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब बता भी दो, मुंह में क्या दही जमा कर रखा हुआ है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये साड़ी तो मुझे माँ जी ने दिलाई है। क्या? माँ जी ने? जी हाँ, माँ जी ने। ये करिश्मा कैसे हो गया? अगर आपको नई साड़ी मिली है तो हमें भी चाहिए। हाँ हाँ, हमें भी नए कपड़े चाहिए, और बस कपड़े ही नहीं, सैंडल, बैग, गहने सब चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, पर माँ जी कहाँ है, दिख नहीं रही है। माँ जी, माँ जी, माँ जी। रेखा चित्रा को आवाज दे ही रही होती है कि तभी फिर हाथों में बहुत सारे कपड़ों के बैग लिए चित्रा उनके सामने आती है। चित्रा के हाथों में बैग्स देखकर ममता को छोड़कर बाकी की 4 बहुएं अपने मन ही मन में सोचती है, लगता है माँ जी हमारे लिए भी कपड़े लाए हैं। लाई है। माँ जी, ये सब आप हम सब के लिए लाई है ना, क्योंकि आपने ममता दीदी को नई साड़ी दी है। हाँ हाँ माँ जी, जल्दी से बोलो। माँ जी जल्दी से बताओ, मेरे लिए कौन से वाले बैग में कपड़े हैं? मैं तो बहुत उतावली हूँ देखने के लिए। माँ जी, जो सबसे महंगे वाली है वो आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, क्या बोले जा रही हो? पहली बात तो ये कि ममता बहू को मैंने कोई नई साड़ी नहीं दी। ये साड़ी तो मैंने कई बार पहनी है, और मैं पहन पहन कर बोर हो गई थी तो दे दी। दूसरी बात ये कि ये सब कपड़े मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, तुम सबके लिए नहीं। क्या माँ जी, आपने अपनी उतरन पहनने को दी है? हाँ दी है, और अगर तुम सबको भी चाहिए तो मैं दे देती हूँ। ऐसी तो बहुत सी साड़ियाँ पड़ी है जिनको बस एक बार ही पहना है मैंने। माँ जी, आप अपनी उतरन अपनी अलमारी में रखो, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, और हमें पैसे दो ताकि हम खुद के लिए नए कपड़े ला सके। जी माँ जी, 5-5 हजार रुपए दे दो हमें, ताकि हम अपनी जरूरतों का सामान ले सके। वैसे भी आप इतनी ज्यादा खर्चीली हैं कि हम सबके नाम का भी खर्चा आप अपने ऊपर ही कर लेती हैं। माँ जी, हम यहाँ हर चीज के लिए तरसते रहते हैं, और आप हर हफ्ते कट्टे भर भर कर शॉपिंग करती हैं। माँ जी सब सही कह रहे हैं। आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें पैसे दे दे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अच्छा, और ये कि अगर आप लाइन पर नहीं आई तो हम अपने अपने पतियों को लेकर इस घर से चली जाएंगी। फिर आप किसके पैसों के दम पर ऐश करेंगी? हाँ जी, जब से शादी करके आए हैं या तो अपनी जरूरतों के लिए आपसे लड़ते रहते हैं या फिर आपस में लड़ते रहते हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अपने सारे शौक पूरे करूँगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम सबको जो करना है कर लो। तुम एक खर्चीली सास की 5 झगड़ालू बहुएं हो, तो कुछ भी कर लो, ना तो तुम्हारे बीच का झगड़ा कम होगा और ना ही मेरे खर्चे। इतना कहकर चित्रा वहाँ से चली जाती है। और तभी विधि कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमारी सास को हमारे लड़ने से कोई फर्क पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि हम सब मिलकर एक रास्ता निकालें जिससे हम सबका काम बन जाए। इसलिए हम सबको लड़कर नहीं, एक साथ मिलकर चलना होगा।
विधि की बात सुनकर सभी अपनी सहमति में सर हिला देती हैं, जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर अपनी सास के खर्चों की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए एक प्लान बनाती हैं। और अगली सुबह जैसे ही चित्रा नाश्ते के लिए नाश्ते की टेबल की तरफ आती है तो देखती है कि हॉल में टेबल ही नहीं है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और पास में खड़ी हुई विधि से पूछती है, विधि, घर का डाइनिंग टेबल कहाँ चला गया? माँ जी, वो तो सुमिता दीदी ने बेच दिया। क्या? किस लिए? पागल हो गई है क्या वो? सुमिता बहू, सुमिता बहू। जी माँ जी, कहिए। ये विधि बहू क्या कह रही है? तूने डाइनिंग टेबल बेच दिया, पर क्यों? सीधी बात है माँ जी, जब इस घर में रहकर आप हमें हमारी जरूरतों के लिए पैसे नहीं दे सकती, हमारे पति भी हमारी नहीं सुनते, तो अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही ना हम सब। तो बस फिर मैंने बेच दिया टेबल। सुमिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी संगीता जमीन पर चटाई बिछाकर कुछ केले के पत्ते सजा देती है। रेखा लाकर उस पर नाश्ता सजा देती है और ये देखकर चित्रा बोलती है, ये सब क्या मजाक है? टेबल की जगह पर चटाई बिछा दी, मुझे समझ आता है, पर ये बर्तन की जगह केले के पत्ते क्यों? क्योंकि माँ जी, मुझे खुद की जरूरतों का सामान लेना था। आप तो किसी जन्म में पैसे देंगी नहीं, तो फिर क्या था, बेच दिए मैंने घर के बर्तन। जी माँ जी, और मुझे भी नई सैंडल, साड़ी और मेकअप का सामान लेना था, तो मैंने घर का फ्रिज बेच दिया और अब हम सब मटके का पानी पियेंगे। अरे पागल हो गई हो तुम सब, ये जो सब कर रही हो, घर का सारा सामान बेचे जा रही हो। ममता के सुनकर चित्रा गुस्से से पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और पांचों बहुएं आराम से बैठकर नाश्ता करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे पांचों बहुएं एक एक करके घर का आधे से ज्यादा सामान बेच देती है और इन सब से दुखी होकर चित्रा बोलती है, अरे मेरी पंचमुखी बहुओं, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया कि खर्चे जैसे मैं करती हूँ वैसे ही तुम सबके भी होते हैं, जिसका मुझे ख्याल रखना चाहिए, पर मैं बस अपने शौक को पूरा करने में लगी थी। घर का सामान ऐसे मत बेचो, अब से तुम सबकी जरूरतों को मैं पूरा करूँगी। चित्रा की बात सुनकर पांचों बहुएं हंसने लगती है। तभी ममता बोलती है, माँ जी, जब आप हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तिगड़म तो हम करेंगे ही ना। चलो नाश्ता करें। माँ जी, आपको सबक सिखाना ही तो हमारा मकसद था। चलो, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया तो हमारा काम भी हो गया और घर का सामान भी नहीं बिका है, बस यही कहीं और जगह रखा हुआ है। अगर आपने फिर से अपनी खर्चीली लाइन पकड़ी ना तो हम तीनों सच में सारा सामान बेच देंगे। जी माँ जी, ममता दीदी सही कह रही हैं। यही कह रही हैं। अपनी बहुओं की बात सुनकर चित्रा के तोते उड़ जाते हैं। पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से चमक जाते हैं और अब से चित्रा जितना खुद खर्चा करती उतना ही बहुओं से भी करवाती। सुहानी अपनी बहन चित्रा के घर कुछ दिनों के लिए आई होती है। एक रात सुहानी अलग अलग तरीके का मुंह बनाकर सेल्फी ले रही होती है। वहीं पास में उसका जीजा विजेंद्र न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो एक टक सुहानी को देखता तो दूसरी टक न्यूज़पेपर देखता। उसकी ये हरकत जैसे ही सुहानी देखती है वैसे ही डर के मारे विजेंद्र सोफे पर से नीचे गिर जाता है और ये नजारा देखकर सुहानी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और अपने जीजा को हाथ देकर उन्हें उठाती है, साथ ही बोलती है, क्या हुआ जीजा जी, आप गिर कैसे गए? अब अरे कुछ नहीं, वो सोफे के पीछे टेक लगाने का नहीं था ना, इसलिए गिर गया मैं। अच्छा जी। और बताओ सुहानी, बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या तुम्हारा? अरे जीजू, पूछे हुई मत, जहाँ से निकलूं ना लड़के जान छिड़कते हैं मुझ पर। फिर तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। वैसे मुझे कवारे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो शादीशुदा लड़के पसंद है, आपकी तरह। वाह, अब तो रास्ता साफ है। क्या हुआ जीजू? मैं तुम्हें पसंद हूँ। हाँ, लेकिन क्या? मुझे ना आपकी ये टूथब्रश जैसी मूछें नहीं पसंद। ये तो मैंने इसलिए रखी है मूछें, जब तुम्हारी दीदी के गालों पर खुजली हो जाती है ना तो इसी से खुजा देता हूँ। तुम्हें भी हो रही है क्या खुजली? तो बताओ। हाँ, और मेरे हाथ पर हो रही है। विजेंद्र अपने मूंछों से उसके हाथों पर खुजली करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी चित्रा बेलन लेकर आ जाती है और विजेंद्र को बेलन से मारते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है यहाँ? वो सुहानी के हाथ पर मच्छर ने काट दिया था तो वही देख रहा था। आजकल आँखों से कम और हाथों से ज्यादा करने लग गए हो। क्या कर रहे थे मुँह लगाकर?
सुहानी से पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया। सुहानी तू अंदर जा, मेरी बहन से आशिकी कर रहे हो। कोई डर नहीं है क्या मेरे होते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना बोलकर चित्रा विजेंद्र की बेलन से खूब पिटाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चित्रा विजेंद्र से कहती है, अजी सुनते हो, कल हम शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग पर ऐसा क्या लेना है तुम्हें? अरे मुझे और मेरी बहन को कुछ जरूरी सामान लेना है। तभी वहाँ सुहानी आ जाती है और शॉपिंग की बात सुनकर बोलती है, अरे जीजू, हमें अपना क्रेडिट कार्ड दो ना, मुझे और दीदी को शॉपिंग करने जाना है। मैं भी चलूंगा साथ में। जीजू, आप अपना ये डेयरी मिल्क जैसा मुंह लेकर कहाँ जाओगे? घर पे रहो ना। डेयरी मिल्क सा मुंह? I mean, कलर तो वैसा ही है ना, डार्क सा। इसका जवाब तुम्हें खुद मिलेगा एक दिन। सभी लोग शॉपिंग पर जाते हैं, वहाँ से बहुत सारी खरीदारी करते हैं। तभी चित्रा अपने पति के लिए शर्ट देखती है तो सुहानी से बोलती है, सुहानी जरा बता ना, तेरे जीजू पे कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी? यार बहुत सोचना पड़ेगा अब तो। अरे इतना भी मुश्किल काम नहीं है पागल। आई नो दी, बट जीजू तो बहुत ही ज्यादा काले हैं, इसीलिए टाइम तो लगेगा ही ना। ओ मैडम, तेरा ना बहुत हुआ, जब देखो तब रंग के लिए उनको बोलती रहती है। मैं सोचती थी कि चलो जीजा साली का रिश्ता है, इसीलिए मजाक चलता रहता है, मगर अब तो हद ही हो गई। अरे दीदी, इसमें बुरा मानने वाले क्या बात है? काले से शादी की है तो सुनना तो पड़ेगा ना। एक बात ध्यान से सुन ले, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब हमें किसी से सच्चा प्यार हो जाता है ना, तो हम उसका रंग रूप नहीं देखते। और इस बात में सच्चाई है, जब तुझे किसी से सच में प्यार हो जाएगा तब तू उसे वैसे ही पसंद करेगी जैसा वो है। मुझे काले इंसान से कभी प्यार नहीं हो सकता। दोनों बहनें रंग को लेकर बहस करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुहानी के फोन पर एक कॉल आती है, अर्जुन नाम के लड़के की। वो उससे कहता है, हेलो मैम, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि ये नंबर विकी के घर लगा है? वाह, क्या आवाज है! सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे कानों में मिश्री सी घुल गई हो। हाय, आवाज इतनी अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी होगी, झट से मेरी आंखों के सामने आ जाए। हेलो मैम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अब क्यों पूछ रहे हो वैसे? विक्की मेरा दोस्त है, उसने नया नंबर लिया है और वो वाला मैंने सेव नहीं किया था। ये नंबर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था तो मैंने फोन मिला दिया। जी नहीं, यहाँ कोई विकी नाम का बंदा नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा जी। सुहानी को अर्जुन की आवाज और उससे बातें करना बेहद अच्छा लगता था। वो जब मर्जी तब उसको फोन करके उससे बातें किया करती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन सुहानी अर्जुन से कहती है, अर्जुन, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भी इतना ज्यादा, लेकिन अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। यार मुझे माफ करना, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। क्यों अर्जुन? क्या पता मुझे देखने के बाद तुम्हारा प्यार कम हो जाए मेरे लिए, इसलिए ऐसे ही ठीक है। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। सच में? हाँ। अर्जुन और सुहानी एक दूसरे से मिलते हैं तो अर्जुन को देखकर सुहानी हैरान हो जाती है, क्योंकि अर्जुन उसके जीजू विजेंद्र से भी ज्यादा काले थे। सुहानी के पास जब वो आता है तो बोलता है, हाय सुहानी, कैसी हो तुम? तुम हो अर्जुन? हाँ मैं हूँ। क्यों, कोई शक है क्या? तो चैट दिखाऊं फोन में? अरे तुम तो भरपूर काले हो, तुम्हारी आवाज से तो लगता था कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर ये सब क्यों कह रही हो? अरे खुद को देखो और मुझे देखो, मेरे साथ तो तुम ऐसे लगोगे जैसे दूध में मक्खी पड़ गई हो। हटो दूर यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी कॉल मैसेज मत करना। इतना कहकर सुहानी गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुहानी को अर्जुन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से उसे मिलने के लिए बुलाती है, साथ ही उससे माफी मांगती है और फिर उसे सबसे मिलवाने के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ उसे देखकर चित्रा बोलती है, हे भगवान, ये तो तेरे जीजू से भी ज्यादा काला है, अब तू कैसे रहेगी इस अंधेरे के साथ? हाँ साली साहिबा, आप तो कहती थी कि पूरा शहर जान छिड़कता है आप पर, तो अब क्या हुआ? यही मिले थे ना आपको, बताइए। इनके आगे तो हम भी गोरे लग रहे हैं।
जीजू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा ही आपका मजाक बनाया, मगर सच में आज मुझे एहसास हो गया कि इंसान सच्चा और अच्छा होना चाहिए, बाहरी खूबसूरती में कुछ नहीं रखा। चलो अच्छी बात है कि तुझे समझ आ गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उससे प्यार करते हैं इसीलिए हम उसका मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि कोई अनजान भी होगा ना काला, तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत हो गया ये सब, अब तो खुशियों का माहौल है। हमारी साली जी की शादी करवाएंगे बड़ी धूमधाम से। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद विजेंद्र सुहानी की शादी के लिए एक बहुत ही बड़ा होटल बुक करता है और शादी वाले दिन सुहानी बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहनकर आती है और अर्जुन सुहानी का फोटोशूट होता है। बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी संपन्न हो जाती है। ऐसे ही शादी के बाद सुहानी मार्केट जा रही होती है, जहाँ कुछ लड़कियाँ एक काली लड़की का मजाक बना रही होती है कि तभी सुहानी उनसे बोलती है, अगर इस बहन की जगह तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी बहन का कलर काला होता तब भी तुम उसका ऐसे ही मजाक बनाती। तुम कौन हो और तुम्हारा हमारे बीच में बोलने का क्या मतलब? मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी, लेकिन एक दिन मेरी भी सोच बदल गई। अरे रंग का मजाक बनाने वाले दुनिया में बहुत है, अगर कदर ही करनी है तो इंसान के गुणों की करो। बाहरी सुंदरता में कभी कुछ नहीं होता, इंसान अंदर से सुंदर होना चाहिए। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ सुहानी और उस काली लड़की से माफी मांगती है और सुहानी वापस अपने घर लौट जाती है। इस तरह उसके दिल से हमेशा के लिए भेदभाव की भावना खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।